हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, तो बहुत ही आसानी से हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में, फिर उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमें पता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद छोटे छोटे किंगडम्स आए और मौर्य साम्राज्य के बाद बड़ी सेंट्रल पावर कब आई? गुप्ता साम्राज्य आई। ठीक है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप था जिसमें जो रूलर्स थे छोटे छोटे किंगडम्स, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम सिमिलरली वैसे ही डिस्कस करेंगे। पहले गुप्ता डायनेस्टी की बात करेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड की हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से। ठीक है, यहाँ पर बेसिक बिल्कुल हम समझ लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी। अब यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, श्रीगुप्त हैं या चंद्रगुप्त हैं। तो अगर हम बात करें श्रीगुप्त की, तो ये कौन था? फाउंडर ऑफ श्रीगुप्त। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर था। वंशज की अगर हम बात करें तो पहला कौन था रूलर इसमें? श्रीगुप्त था। लेकिन अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर की, तो उसका फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्यों? क्योंकि उसके समय वो एक ऐसा रूलर था जो पावरफुल था, उसके समय बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हुआ, इसलिए उसको गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है। तो बहुत बार कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो सबसे पहला रूलर कौन था? श्रीगुप्त था। फिर उसके बाद कौन आया? घटोत्कच आया। घटोत्कच के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त आया। चंद्रगुप्त फर्स्ट आया। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद आता है कुमारगुप्त। इनके बारे में हमें डिटेल में जानना नहीं है, हमें तो केवल चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है और थोड़ा सा हमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, बट हम जान लेते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो था वो लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर था, लास्ट स्ट्रॉन्ग या पावरफुल रूलर हम इसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद भी गुप्ता रूलर्स आए, लेकिन वो वीक थे। जैसा हमने यहाँ पर बात करी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट को फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके समय में बहुत एक्सपांशन हुआ। लेकिन डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई? श्रीगुप्त से हुई। उसी तरह से लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर कहा जाता है। लेकिन बाद में भी कुछ रूलर्स थे, जिनमें लास्ट कौन था? जिनमें सबसे लास्ट रूलर जिसके बाद बिल्कुल एंड हो गया गुप्ता एम्पायर का, तो लास्ट रूलर कौन था? वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है? समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शंस जो कहाँ पर है? जो अशोकन पिलर्स हैं, अशोकन पिलर्स कहाँ पर? इलाहाबाद में। वहाँ पर ये जो इंस्क्रिप्शन है किस फॉर्म में लिखे गए हैं? प्रशस्ति के फॉर्म में, जिन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? जो किसी की प्रशंसा में लिखे जाते हैं, इन प्रेज ऑफ। और ये प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? हरिसेन। हरिसेन जो था वो एक पोइट था, एक मिनिस्टर था यहाँ पर इसके कोर्ट में। ठीक है, और हरिसेन जो था उसने इन जो प्रशस्ति है उनको किस फॉर्म में लिखा? काव्य फॉर्म में। काव्य फॉर्म में। और ये प्रशस्ति क्या क्या बताती हैं? प्रशस्ति एक तो इनके पूरे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके सन के बारे में, इनकी मदर के बारे में बताती हैं। इनकी मदर कौन थी? समुद्रगुप्त की मदर वो थी कुमारा देवी, जो कि लिच्छवी गण से थी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। और इनके फादर कौन थे? हमें यहाँ पर पता चल ही रहा है कि इनके फादर कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था उसको किसकी उपाधि उसने धारण करी थी? उन्होंने वो थे महाराजाधिराज। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो इन्होंने काय की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य।
ठीक है। और इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जैसे ही शक डायनेस्टी से शकास के साथ इनका बैटल हुआ तो शक को इन्होंने डिफीट कर दिया। और एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री इन्होंने क्या स्टार्ट हुआ यहाँ पर 58 BC में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। तो जो हमारा शक संवत चल रहा है 2026 उससे 58 साल आगे है विक्रम संवत, क्योंकि 58 BC में शुरू हुआ, 58 साल पहले शुरू हुआ। तो विक्रम संवत 2084 चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की और डिटेल में, तो प्रशस्ति में और इनके बारे में क्या बताया गया है, इनकी पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है और इनकी कुछ क्वालिटी, जैसे कि ये योद्धा थे और हर युद्ध में इन्हें विजय प्राप्त होती थी, इन्हें भगवान के समक्ष बताया गया है, इक्वल टू गॉड इन्हें कहा गया है। और इनकी कुछ क्वालिटी, इनकी वीणा प्ले करते थे जिनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कोइंस के थ्रू भी पता चलता है, क्योंकि जो कोइंस होते थे उनमें ऐसा चित्र बना हुआ है जिसमें समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं, वीणा प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये वीणा भी प्ले करते थे, कोइंस के थ्रू पता चलता है। पॉलिसीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, तो पॉलिसीज़ में बताया गया है कि जो रूलर्स थे उस समय, जैसे आर्यवर्त थे, दक्षिण पथ के रूलर्स थे, जो शकाज और कुषाण के कुछ जो वंशज बच गए थे, तो उनके साथ कैसे क्या रिलेशन था, कैसे उन्होंने उनको डिफीट किया या फिर कैसे रिलेशन थे, वो प्रशस्ति में बताया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। तो हम पूरा यहाँ पर मैप बना लेते ताकि आसानी से हमको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमने मैप पूरा बना लिया है। तो अब अगर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में क्या क्या बताया गया है। पहला पॉइंट बताया गया है उनके रिलेशन किसके साथ, आर्यवर्त के साथ, जिसमें कितने रूलर्स थे, 9 रूलर्स थे। और इनको क्या किया गया, समुद्रगुप्त के द्वारा अपरूटेड, यानी कि इनको उखाड़ दिया गया, इनको हटा दिया गया। और ये वाला जो एरिया था आर्यवर्त, ये कौन सा एरिया था, ये वाला एरिया था। ठीक है, आर्यवर्त, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है दक्षिण पथ, जहाँ पर जो 12 रूलर्स थे, 12 रूलर्स उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो फिर समुद्रगुप्त ने बाद में इन्हें रूल करने की परमिशन दे दी थी। दक्षिण पथ के रूलर जो थे वो यहाँ पर थे। ठीक है, ये जो हमें डॉट से दिखाया गया एरिया है यहाँ पर। फिर थर्ड आते हैं कुछ ये वाला एरिया, कुछ नॉर्थ वेस्ट और नेपाल असम बंगाल वाला जो एरिया है, कहाँ पर, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया था, यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, वो इनका ऑर्डर फॉलो करते थे, कोर्ट में भी पेश होते थे, कोर्ट में अटेंड होते थे और ट्रिब्यूट्स भी पे करते थे। फिर उसके बाद आते हैं श्रीलंका के रूलर्स, और यहाँ पर जो कुषाण्स और शक के जो डिसेंडेंट्स थे, कुषाण्स और शकास के जो डिसेंडेंट थे वो क्या करते थे, यहाँ पर लिख देते हैं कुषाण्स एंड शकास, और कौन था, श्रीलंका रूलर्स। तो वो क्या करते थे, अपनी डॉटर का मैरिज के लिए प्रपोजल लेकर आते थे, किसके पास, समुद्रगुप्त के पास, डॉटर। ठीक है, मैरिज प्रपोजल। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर प्रशस्ति के बारे में क्या बताया गया, इनके पॉलिसीज़ के बारे में, इनका रूल कैसे हुआ, कैसे क्या प्रोसीजर यहाँ पर था, कि कौन से राजा सरेंडर कर रहे थे, किनको उखाड़ फेंक दिया गया, इस तरह से बताया गया है प्रशस्ति में। तो आर्यावर्त थे, ये वाला एरिया था, दक्षिण पथ के रूलर्स ये वाला एरिया था, और नॉर्थ वेस्ट नेपाल असम बंगाल वाला ये वाला एरिया था, जो ऑर्डर फॉलो करते थे, ट्रिब्यूट पे करते थे, कोर्ट में अटेंड होते थे। और कुषाण शक और जो श्रीलंका के रूलर्स थे, कुषाण शक के कुछ यहाँ पर बच गए थे, जो डिसेंडेंट्स थे, जो वंशज थे, और श्रीलंका के जो रूलर, वो अपनी पुत्री को शादी के लिए प्रस्ताव लेकर आते थे समुद्रगुप्त के पास। तो यहाँ तक बात क्लियर है। पूरा ही हमने समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। आई होप कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं छूटी होगी, स्किप हुई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कोई भी चीज़ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, वैसे ही गुप्त साम्राज्य का भी पतन हुआ।
पोस्ट गुप्त पीरियड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों हुआ? क्योंकि जैसे सेंट्रल पावर कमज़ोर पड़ेगी तो फिर कुछ और राजा यहाँ पर राज करना चाहेंगे, तो वैसे ही क्या हुआ कि पोस्ट गुप्ता की हम बात करते हैं, पोस्ट गुप्ता। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में, जैसा हमने मौर्य एम्पायर के पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ा तो वहाँ पर भी अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग किंग्स रूल कर रहे थे। तो नॉर्थ में अलग रूल कर रहे थे, साउथ में अलग रूल कर रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्थ में कौन रूल कर रहे थे? वर्धन, वर्धन डायनेस्टी आई यहाँ पर, वर्धन या फिर जिसे पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है, जिसका इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? हर्षवर्धन। इसका बहुत बार वर्णन मिलता है लेकिन कन्फ्यूज़न होता है हमें कहाँ से कौन था। तो आई होप अब आपको पता चल चुका होगा हर्षवर्धन। इससे रिलेटेड एक कहानी भी, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हम अभी जानेंगे। हर्षवर्धन कहाँ पर रूल कर रहा था? थानेसर। ठीक है, वर्धन्स की हमने बात कर ली। अब साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में कौन रूल कर रहा था? पल्लव्स और चालुक्य, पल्लव्स और चालुक्यास। जैसे हमने पढ़ा था ना पोस्ट मॉडर्न में कि साउथ में चोर चेल पांड्य थे जिन्होंने 2200 से 1800 साल पहले रूल किया था। लेकिन फिर उसके बाद कौन आता है? पल्लव और चालुक्य आते हैं जो आज से 1500 साल पहले आते हैं और रूल करते हैं। और ये जो थी इंपॉर्टेंट रीजनल पावर्स थी साउथ इंडिया में उस समय। अब दोनों के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन था उनके पिता कौन थे? प्रभाकर थे। प्रभाकर के दो पुत्र थे, प्रभाकर के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अब होता क्या है कि हर्षवर्धन एल्डर सन था, बड़ा बेटा था, लेकिन उसके बावजूद हर्षवर्धन थानेसर का राजा क्यों बना? तो इसके पीछे की स्टोरी है कि जो राजवर्धन था वो पहले थानेसर का राजा था, लेकिन क्या हुआ कि इनके जो ब्रदर इन लॉ है यानी कि इनके सिस्टर के हस्बैंड कौन थे? किंग ऑफ कन्नौज थे, किंग ऑफ कन्नौज। तो कन्नौज के किंग को किसने मारा? जो बंगाल के रूलर्स थे, बंगाल रूलर्स थे, इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और इनको मार दिया। तो फिर हर्षवर्धन को गुस्सा आएगा कि भाई जीजा जी को मार दिया तो अब हम भी तुमको मारेंगे। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? अपना जो कन्नौज का राज्य था वो वापस लिया और अपनी सेना किसके अगेंस्ट लगा दी? बंगाल रूलर्स के अगेंस्ट लगा दी। और फिर भाई साहब ने जोश में, हर्षवर्धन को बहुत जोश आ गया, भाई हमारे जीजा जी को मार दिया तो हम अपना वापस लेंगे राज्य। तो यहाँ पर कन्नौज का राज्य तो वापस ले लिया। उसके बाद मगध पर आगे बढ़ते गए, मगध पर कब्जा किया, बंगाल पर कब्जा किया। उसके बाद अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ, बदले की आग चल रही है अभी भी। तो फिर कहाँ पर? नर्मदा रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, नर्मदा रिवर को। और जैसे ही नर्मदा रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो साउथ में तो कौन बैठे हैं भाई साहब? पल्लव्स और चालुक्य बैठे हैं। तो चालुक्य का एक रूलर पुलकेशिन सेकेंड, जो कि एक इम्पोर्टेंट रूलर है चालुक्य का, उसके साथ लड़ाई हो जाती है और हार जाता है कौन? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो हर्षवर्धन के बारे में हमें पता चलता है, इसकी बायोग्राफी हर्षचरिता जो किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट। संस्कृत में ये लिखी गई है हर्षचरिता, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में ये सब हमें जानकारी मिलती है। किसी भी राजा के बारे में, किसी भी रूलर के बारे में इंस्क्रिप्शन के थ्रू ही तो हमें जानकारी मिलती है। तो ये प्रशस्तियाँ क्या थी? इंस्क्रिप्शन ही तो थे। प्रशंसा में लिखी गई तो इन्हें प्रशस्ति कहा जाता था। तो हर्षचरिता क्या थी? बायोग्राफी थी। हर्षचरिता क्या थी? बायोग्राफी थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर पुलकेशिन द्वितीय आ जाता है और हम पहुँच जाते हैं कहाँ पर? साउथ इंडिया में। तो आई होप ये नॉर्थ इंडिया वाली स्टोरी पूरी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसीलिए हर्षवर्धन कहाँ पर रूल कर रहा था? थानेसर में रूल कर रहा था। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो पल्लवास की जो कैपिटल थी, पल्लवास की कैपिटल कौन सी थी? कांचीपुरम। और इनका एरिया की अगर हम बात करें तो कांचीपुरम से लगाकर कावेरी डेल्टा तक इनका एरिया था। उसके बाद अगर हम बात करें चालुक्य की, तो चालुक्य की कैपिटल कौन थी? एहोल थी। ठीक है,
और एहोल जो था वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था, एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर था जहाँ पर कई सारे टेम्पल्स का भी डेवलपमेंट हो रहा था। उसके बाद इसका एरिया की अगर हम बात करें तो जो रायचूर दोआब है उसके अराउंड इनका एरिया फैला हुआ था। रायचूर दोआब जो है वो कहाँ है? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के बीच में इनका एरिया है। तो यहाँ पर ये जो रायचूर दोआब है यहाँ पर चालुक्य का रूल था। अब हमने बात करी थी पुलकेशिन सेकेंड की, पुलकेशिन सेकेंड, इसके बारे में भी हमें ऑब्वियसली कहाँ से पता चलेगा? प्रशस्ति से ही। तो रवि कीर्ति ने क्या किया था? इनकी प्रशस्ति लिखी थी जिससे इनके बारे में पता चलता है, इनके कहाँ कहाँ एक्सपांशन था उसके बारे में पता चलता है, इनकी फैमिली के बारे में पता चलता है, 4 जनरेशन्स के बारे में पता चलता है। और ये भी पता चलता है इन प्रशस्ति में कि इनको जो राज्य है वो कहाँ से मिला, इनके अंकल से मिला था। ठीक है। जो पुलकेशिन सेकेंड था चालुक्य का रूलर था। चालुक्य और पल्लवास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे क्योंकि दोनों की जो कैपिटल है प्रोस्पेरस है, रिच है, डेवलप्ड है, तो ऑब्वियसली लैंड के लिए तो लड़ाई होती ही है। तो यहाँ पर ऐसे ही लड़ाई होने लगी थी। तो फिर क्या हुआ? चालुक्य ने फिर पल्लवास पर आक्रमण किया तो ये अपनी कैपिटल में इन्होंने शरण ले ली कांचीपुरम में। लेकिन चालुक्य की भी जो जीत थी, जो विक्ट्री थी, वो शॉर्ट टर्म ही थी, ज़्यादा समय तक वो भी नहीं चल पाए। तो फिर राष्ट्रकूट आए, फिर चोल आए। अब आप सोच रहे होंगे कि चोल तो पहले निकल चुके हैं, लेकिन वापस इनका उदय होता है। जो चोल डायनेस्टी थी वापस आती है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक अभी इस चैप्टर में जितना हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं, आई होप वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। पल्लव और चालुक्य की हमने बात करी, पुलकेशिन सेकेंड जिसके बारे में हमें कहाँ से इसकी प्रशस्ति जो कि किसके द्वारा कंपोज की गई है? रवि कीर्ति के द्वारा, यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, ये सब क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, यहाँ पर रूल कैसे होता था। गुप्त पीरियड की हम बात करते, जो हरिशन जब था तो वहाँ पर रूल कैसे होता था, इसको हम रफ कर देते हैं। जैसे पहले अगर हम अर्ली किंगडम्स की बात करें तो वहाँ पर रूल करने के लिए, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करते थे, एक तो लैंड रेवेन्यू और एक विलेज हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर कुछ नए रूल्स आते हैं, जैसे कि कुछ पोस्ट डिसाइड की जाती है। पोस्ट जैसे कि जिसमें होता है महादंडाधिकारी, जिसका मतलब होता है जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स, जो जिन एग्जाम्पल क्या है इसका, जो हरिसेन था, हरिसेन जिसके बारे में हमने बात करी, वो कौन था? महादंडाधिकारी था, महादंड नायक, सॉरी, महादंड नायक। उसके अलावा एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पोस्ट भी हो सकती थी, जैसे हरिसेन की ही हम बात कर लेते हैं, तो ये महादंड नायक भी था। उसके अलावा ये क्या था? उसके अलावा ये कुमार आमत्य भी था। कुमार आमत्य का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। उसके अलावा ये क्या था? संधि विग्रहिका, यानी कि जो वॉर और पीस के लिए मिनिस्टर होते हैं, वॉर और पीस के लिए जो मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये तीनों पोस्ट किसके पास थी? हरिसेन के पास। अब यहाँ पर और कुछ नगर श्रेष्ठ भी होते थे, जिनमें बैंकर्स आते थे, मर्चेंट आते थे, और इस तरीके से और भी पोस्ट होती थी। अब यहाँ पर ये पोस्ट देने के कुछ बेनिफिट्स तो हुए, जैसे कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया, लेकिन इनको पावर देने से एक और नुकसान हुआ कि ये जो थे, जैसे ही राजा कमज़ोर पर था, कुछ भी होता तो ये अपने पास पावर थी तो इन्होंने अपना राज्य बनाने की भी कोशिश की। ऐसा ही होता है, आप खुद सोचिए कि किसी फैमिली में कोई मुखिया होता है, उसकी पावर थोड़ी भी कम पड़ती है तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी अपनी पावर दिखाने लगते हैं। तो ऐसा ही पूरी हिस्ट्री में ऐसा ही तो हुआ है। जैसे कि मौर्य एम्पायर की हमने बात करी तो वहाँ पर जैसे सेंट्रल पावर कमज़ोर हुई तो कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए और जो नेटिव रूलर्स थे वो उनका उदय होने लगा। मौर्य एम्पायर की हमने बात करी तो मौर्य एम्पायर के एंड के बाद भी नए नए रूलर्स आने लगे। इसी तरीके से हमेशा होता आया है, ऐसा ही चलता है कि जैसे ही पावर कमज़ोर पड़ेगी आपकी तो कोई तो आपकी जगह लेने की कोशिश करेगा।
तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि कैसे यहाँ पर रूल हो रहा था। अब आर्मी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आर्मी थी वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, जहाँ पर क्या थे, रथ थे, घुड़सवार थे, पैदल सैनिक थे और बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी। और जो मिलिट्री लीडर्स होते थे जिन्हें सावंत कहा जाता था, मिलिट्री लीडर जिन्हें सावंत कहा जाता था, वो यहाँ पर सेम कंडीशन अब आ जाती है। जैसे ही राजा कमज़ोर पड़ता, ये सावंत क्या करते थे, जैसे राजा को सेना की ज़रूरत पड़ती तो वो भेजते थे। यहाँ पर भी क्या कंडीशन थी, जैसे ही राजा कमज़ोर पड़ता तो सामंत भी क्या करते, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते। जैसे ही राजा कमज़ोर होने की कोशिश करता तो अपना राज्य बनाने की कोशिश करते। जैसे ही राजा कमज़ोर पड़ता तो अपना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते। ऐसा ही होता है पूरे इतिहास में, आप देख लीजिए ऐसा ही तो होता है। ठीक है, तो मिलिट्री लीडर होते थे सावंत। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं असेंबलीज की। तो असेंबली में भी यहाँ पर दो तरह की असेंबली होती थी। एक होती थी सभा, जो कि कहाँ पर होती थी, जहाँ पर जो लैंड ओनर्स थे, लैंड ओनर्स वो ब्राह्मण्स थे। और एक होती थी उर, जो कि विलेज असेंबली थी, जहाँ पर जो लैंड ओनर्स होते थे वो नॉन ब्राह्मण होते थे, नॉन ब्राह्मण होते थे। ये क्या करते थे, ये जो एग्रीकल्चर हो गया या रोड्स हो गए या टेम्पल्स हो गई, इनके लिए कौन ध्यान रखता था, इन पर कौन निगरानी रखता था, यही असेंबलीज यहाँ पर निगरानी रखा करती थी। फिर ऑर्डिनरी पीपल, कई सेंचुरीज तक ये चलती रही। फिर ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, भाई सामान्य लोग तो अपना इंस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, तो उनके बारे में या तो कोई किसी प्ले में किसी चीज़ में हमें वर्णन मिल जाएगा, तो इस तरीके से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कैसे हमें पता चलता है, जो ट्रेवलर थे, जैसे चाइनीज़ पिलग्रिम जो था फाइयान, उसके द्वारा हमें पता चलता है। वो बताता है इनकी जो प्लाइट कंडीशन, इनकी जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में बताता है कि कुछ लोग अनटचेबल होते हैं, सामान्य लोग, तो वो कहाँ पर भी जाते हैं तो उन्हें अनटचेबल यानी कि इस बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत दयनीय स्थिति होती है। उसके बाद जो कालिदास का एक इम्पोर्टेंट प्ले है, कालिदास का जो एक फेमस प्ले है, कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें जो शकुंतला हैं और दुष्यंत हैं उनकी लव स्टोरी को बताया गया है। और उसमें भी हमें पता चलता है कि जो किंग होते थे, जो पावरफुल लोग होते थे, वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में इस तरीके से पता चलता है। तो आई होप आपको पूरा ही चैप्टर समझ आ चुका होगा। जैसे हमने पढ़ा गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई, पोस्ट मौर्यन पीरियड, कैसे इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हमें पता चलता है, प्रशस्ति क्या होती है, किसके द्वारा लिखी गई, कैसे यहाँ पर रूल हो रहा था, आर्मी कैसी थी, और कैसे सामान्य लोगों के बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।